हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का पार्ट 6। ठीक है, तो पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध और आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम लोग पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल एक प्रकार का डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और सेल जो होता है ये विद्युत वाहक बल का एक सोर्स होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? विद्युत वाहक बल का एक सोर्स होता है, स्रोत होता है। ये हम लोग यदि बात करेंगे सेल की, तो सेल में इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ये मान के चलिए हमारे पास ये सेल है। ठीक है, अब ये सेल में क्या है? इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे। ये इस टाइप से इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे। आप लोग देखे होंगे सेल या बैटरी में लगे रहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, कैथोड एक जो है हमारा क्या है? कैथोड रहेगा। ठीक है, और एक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? एनोड रहेगा। और इनके बीच विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा जाता है। इनके बीच विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा जाता है। ये इस टाइप से, ये देख लीजिए, ये जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ भरे गए हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरे जाते हैं। तो अब यहां पर एक बात आ रहा है, जब भी हम लोग परिपथ की बात करेंगे, सर्किट की बात करेंगे, ठीक है, तो सर्किट में एक खासियत होता है। सर्किट में जो धारा बहता है वो धन से ऋण की ओर बहता है। धन से ऋण की ओर बहता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग सेल या बैटरी की बात करेंगे, यहां सेल या बैटरी की बात करेंगे तो धारा जो है ऋण से धन की ओर बहता है। ऋण से धन की ओर बहता है। ठीक है, और यहां पर सर्किट में जो धन जो भाग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। कैथोड मैं सी से डिनोट कर दे रहा हूं। और यहां पर ऋण को हम लोग बोलते हैं एनोड। लेकिन बैटरी में या सेल में हम लोग इसको ऋण सिरों को हम लोग कैथोड बोलेंगे और धन सिरों को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। ठीक है, ये एनोड यानी ए और कैथोड यानी सी। इसको आप लोग देख सकते हैं। तो सेल या बैटरी में जो धारा बहता है, ठीक है, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ के जरिए से जो धारा बहता है वो कैसे? ऋण से धन की ओर बहता है। ऋण से धन की ओर बहता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को छोटा आर यानी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। तो इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या रहता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ रहता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में जब इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है और जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह में जो रुकावट आता है उसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मतलब ये मतलब कैथोड से एनोड की ओर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर से, तो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे, तब उसमें जो रुकावट आएगा वो रुकावट किसके जरिए से आता है? हमारा आंतरिक प्रतिरोध के जरिए से। तो हम लोग सीधा बात यहां पर ये लिख सकते हैं। इसका परिभाषा को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं कैसे लिखूंगा इसका परिभाषा कि सेल का, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं। तो ये है, तो ये रहा हमारा सेल। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघट्य पदार्थ लगे रहते हैं। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अपघट्य पदार्थ में आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वो आयन जो है मतलब
किधर से बहते हैं, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर बहते हैं। तो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर बहेंगे तो धारा उत्पन्न होता है। तो उस धारा के मान में जब रुकावट आता है या धारा के प्रवाह में जो रुकावट आएगा वो किसके जरिए से आता है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध के जरिए से आता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का एक छोटा सा व्यंजक है जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक, तो इसके लिए एक छोटा सा सर्किट हमें बनाना पड़ेगा। मान के चलिए हमारे पास सर्किट ये है, यहां पर क्या लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं या सेल जिसको बोलते हैं। यहां हम लोग की लगा देते हैं, ये इस टाइप से, की को मैं इस टाइप से लिख देता हूं, ये की लगा दिए और यहां पर एक प्रतिरोध डाल देंगे, ये प्रतिरोध हो गया और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इस प्रतिरोध को मैं नाम दे रहा हूं आर, जो बाह्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं हम लोग। जो प्रतिरोध बोलते रहते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध होता है। और स्मॉल जो आर है, ये बैटरी लगा हुआ है, इसका विद्युत वाहक बल जो है ई है, और इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, हमारा स्मॉल आर है। ये क्या है, हमारा ई है। ठीक है, तो ये हमारा की है। अब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर ये धारा को मैं आई लिख दे रहा हूं, तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा जिसको मैं भी नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक सर्किट है जो आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये भाग जो है खुला है, यहाँ पर मान के चलिए खुला हुआ है। तो खुले परिपथ के लिए, खुले परिपथ के लिए ओम का नियम, तो खुले परिपथ के लिए ओम का नियम क्या होता है, यहां पर खुला है, इसका मतलब क्या है, अभी बैटरी जो है अभी चालू नहीं है, मतलब यहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होगा, इसमें प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, तो जब मतलब सामान्य जो ओम का नियम होता है तो इसमें बहने वाली धारा क्या होती है, बहने वाली धारा I इक्वल टू क्या होता है, हमारा ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। यहाँ पर V बाई आर बाह्य प्रतिरोध काम करेगा। जब खुला है तो खुला मतलब बाहरी वाला हिस्सा, तो बाह्य प्रतिरोध काम करेगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग इस परिपथ को बंद कर देते हैं। ठीक है, या इस परिपथ को क्या कर देंगे, इस कुंजी को ऑन कर देंगे। तो कुंजी को ऑन कर देंगे तो यह हो जाएगा बंद परिपथ के लिए ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम अब क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा आई तो है ही। ठीक है, यहां पर ये जो है विद्युत वाहक बल की जगह नहीं, विभवांतर की जगह विद्युत वाहक बल आ जाएगा, क्योंकि जब बंद परिपथ होता है, तो मैं बोला था जब बंद परिपथ होता है तो E जो है V से बड़ा होता है, तो मतलब V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिरोध दोनों तरफ से प्रतिरोध जुड़ जाएगा, एक बैटरी का जो प्रतिरोध है और एक बाह्य प्रतिरोध दोनों तरफ से जुड़ जाएगा। तो ये R की जगह क्या हो जाएगा, R प्लस छोटा r। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग, दोनों सिमिलर इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, V बाई आर इक्वल टू E बाई आर प्लस छोटा स्मॉल। अब ये क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब V का R प्लस स्मॉल r के साथ और R का E के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V R प्लस R, ये R और ये अपना E। ठीक है, इसको और अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर VR प्लस VR, ये हो जाएगा ER। ठीक है,
अब हम लोग करेंगे क्या, यहां पर ये जो वी आर है इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वी आर बचेगा और यहां पर ई आर माइनस वी आर आ जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर यहां आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा ई आर माइनस वी आर बाय ये अपना भी, ये अपना भी। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर कॉमन फैक्टर कौन है, यहां पर देखिए कॉमन फैक्टर कौन है, यहां है हमारा आर है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ई माइनस भी बाई भी। इसको और अच्छे से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको और अच्छे से यदि लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर इस फार्मूले को और अच्छे से लिखना है तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां पर जो बनाए हैं हम लोग, जो व्यंजक आया है, ये भी हमारा एक आंसर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, मान के चलिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू r, यहां पर हो जाएगा e बाई भी माइनस भी बाई भी, ये भी और ये भी कट गया। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, r इक्वल टू r, ये हमारा e बाई भी माइनस 1। ये जो आया है हमारा फार्मूला, इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 3 आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। ये जो फार्मूला आया है यही क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, आंतरिक प्रतिरोध का ये सूत्र है। ये जो फार्मूला है ये क्या होता है, अधिकतर न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है ये ज्यादा यूज होता है, तो आप लोग इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा। स्मॉल आर जो है आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर जो है बाह्य प्रतिरोध है, ई यानी विद्युत वाहक बल, भी यानी विभवांतर। ठीक है, तो ये होता है हमारा आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विभव मापी, विभव मापी। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला निकालने के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का बनावट इस प्रकार से रहता है, ये जो आयताकार जो आपको दिख रहा है भाग, तो ये जो है क्या है, समतल आकार का एक लकड़ी का तख्ता है जिस पर स्केल लगाया गया है, और ये ए बी जो है ये क्या है, मिश्र धातु का तार है, या मैंगनीन बोलते हैं, मिश्र धातु में मैंगनीन या कॉन्स्टेशन जो तार होता है ये है हमारा ए बी। इसको मोड़ के समांतर क्रम में इस प्रकार से रखा गया है। सी डी जो है एक मोटी पत्ती है जो तांबे का बना हुआ है, जो तांबे या पीतल का बना रहता है। ठीक है, तो ये विभव मापी उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से क्या किया जाता है, विभव मापी किसे कहेंगे, तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E या किसी परिपथ में, भी को क्या बोलते हैं, विभवांतर, किसी परिपथ में कितना विभवांतर है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग विभव मापी उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका यदि परिभाषा बोलेंगे तो परिभाषा इस टाइप से हो जाएगा, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सिद्धांत की, विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है। तो विभव मापी का सिद्धांत चलिए पढ़ते हैं। विभव मापी का सिद्धांत, तो विभव मापी का जो सिद्धांत है उसके लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो हमारे पास ये सर्किट तैयार है। ये जो ए बी लंबाई का जो तार है, जो मोड़ मोड़ के मैंने तार रखा, एक यहाँ पर जो फिगर बनाया था,
उसको मैं लंबा करके यहाँ पर ए बी तार ले लिया। वो जो तार रहता है वो 6 से 10 मीटर का लंबा रहता है, इसलिए उस उपकरण में हम लोग क्या करते हैं, उसको मोड़ के, वो मोड़ा हुआ रहता है, उसमें मोड़ के लगाते हैं। तो ए बी लंबाई का वो तार है। ए बी जो है, ए बी ए सिरा को हम लोग क्या किए, सी ये सेल है, के यानी कुंजी, और ये क्या है, आर एच रिहोस्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक मतलब धारा को नियंत्रित करने वाला चीज, ठीक है। तो ये वाले ऊपर वाले भाग को, जो ए जो है, सी के और आर एच जो जुड़ा हुआ है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ भी बोलते हैं। तो मुख्य परिपथ में क्या क्या जुड़े रहते हैं, सेल जुड़ा रहता है, हमारा कुंजी जुड़ा रहेगा, कुंजी यानी कि, और एक धारा नियंत्रक। इसके बाद इसके नीचे में एक बैटरी जोड़ दिया जाता है, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, और ये जी क्या है, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ, ठीक है। ये पहला सर्किट, ये दूसरा सर्किट। और इस गैल्वेनोमीटर में जौकी जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, जौकी जोड़ दिया जाता है, ये जे यानी जौकी। तो जौकी क्या होता है, जौकी ये हमारा जो इलेक्ट्रिक जो टेस्टर होता है ना, उसी टाइप से रहता है। उसका आगे वाला जो भाग रहता है चालक का बना रहता है, और पीछे वाला भाग जो है वो भी चालक का बना रहता है। उसमें कंडक्टर, वो उसमें पीछे वाले भाग में स्क्रू लगाने के लिए एक चीज दिया रहता है, स्क्रू वाला चीज रहता है उसमें, जिससे हम लोग तार के कोई भी वायर को उसमें कसेंगे। कसने के बाद उसको अच्छे से उसको टाइट कर देंगे, और स्क्रू को भी टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये जौकी होता है। तो हमारे पास ये विभवमापी के सिद्धांत को समझने के लिए परिपथ बनाया गया है। अब यहाँ पर इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा कि यहाँ जो सेल है, ये सी यानी सेल के धन सिरे को ए से जोड़ा गया है, और बैटरी के धन सिरे को ए से जोड़ा गया है। इस प्रकार से क्या होगा, ए का जो विभव होगा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा बी के सापेक्ष। ए का विभव अधिक होगा और बी का विभव ए से कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ये ए बी लंबाई का, ए लंबाई का तार है, ये ए बी जो है ए लंबाई का तार है, ए बी ए लंबाई का तार है, ठीक है। इसको आप लोग मीटर में रह सकता है, 10 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है विभवमापी के सिद्धांत को समझने के लिए कि इस सर्किट पर ऐसा क्या खासियत बात है। तो आपको ए पॉइंट पर पहले ये ध्यान देना है कि ए पॉइंट जो है सेल के धन सिरे से और बैटरी के धन सिरे से जुड़ा गया है, जिसके कारण ए का जो विभव है अधिक है बी के सापेक्ष। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये जौकी है, ये जौकी जो है वायर से कनेक्ट है, ठीक है। तो वायर से हम लोग इसको इस प्रकार से टच करते जाएंगे, यहाँ इसको इधर इस वायर से हम लोग इस प्रकार से इसको टच कराते जाएंगे, तो ए का जो विभव है उसमें कमी आते जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ से तार कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, और ये मान के चलिए जौकी है। तो टेस्टर में जैसे हम लोग टच करते हैं, तो ऐसे तार को हम लोग क्या करते जाएंगे, टच कराते जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं बी की तरफ बढ़ते जाऊंगा, तो वैसे वैसे ए के विभव में क्या होते जाएगा, कमी आते जाएगा। ए के विभव में कमी आते जाएगा। तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है लंबाई के साथ विभव में कमी आ रहा है, लंबाई के साथ विभव में कमी आ रहा है। तो लंबाई के साथ विभव में कमी आता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के बारे में मैंने आप लोग को पहले से बता दिया है। तो विभव प्रवणता क्या है, यहां पर विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को रो से भी डिनोट कर सकते हैं, के से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं के से डिनोट कर रहा हूं। तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, V/L। L क्या है, लंबाई, ए भी लंबाई,
ठीक है। एल को यदि मैं 1 ले रहा हूं तो हो क्या जाएगा, K इक्वल टू V। मतलब विभव प्रवणता की यदि मैं परिभाषा करूंगा तो उसका परिभाषा कैसे बनेगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो क्या किया मैंने, ए से मैंने चलना स्टार्ट किया, ये जॉकी को यहां पर टच करते करते बी की तरफ गया, तो उसके विभव में क्या होते गया, विभव में कमी आते गया, लंबाई के साथ विभव में कमी आते गया। तो एकांक लंबाई में विभव में जो परिवर्तन होता है, विभव में जो गिरावट आता है, उसी गिरावट को विभव में उसी गिरावट को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है। इससे रिलेटेड अभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता का फार्मूला K इक्वल टू V/L होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। इसके बारे में पहले एक वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं। ठीक है। तो यहां पर इसका परिभाषा कैसे बनेगा, एकांक लंबाई में जो विभव में गिरावट आता है या विभव में जो कमी आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। ठीक है। तो ये उसका सिद्धांत है। और सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए एक और इसका मैं कार्य विधि भी बता रहा हूं, आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका सिद्धांत अभी और बचा हुआ है, तो इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूं, विभव प्रवणता वाले चीज को। ठीक है। अब यहां पर ये देखा जाता है कि ये जॉकी है, ये जॉकी जो है, अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से वो करता हूं। अभी ये देखिए, ये जॉकी जैसे डिनोट किया। अब यहां पर जैसे जैसे जाएंगे, जैसे मैं यहां पर गया, यहां इस वाले बिंदु पर पहुंचा, इस वाले पॉइंट पर, तो क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। गैल्वेनोमीटर कैसा रहता है, एक प्रकार का इस टाइप से रहेगा और इसमें एक सुई लगा रहेगा। सुई जो है ये 0 है और ये सुई क्या होगा, विक्षेप होगा। विक्षेप होगा मतलब इस टाइप से ये इधर जाएगा, बाएं साइड जाएगा या तो दाएं साइड जाएगा। जैसे बाइक के स्पीड, जो स्पीडोमीटर रहता है ना बाइक में, जो कांटा रहता है इधर से अप डाउन होते रहता है। स्पीड कम होगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा हमारे बायां साइड, और स्पीड ज्यादा होगा तो ये दायां साइड आगे बढ़ जाएगा। तो उसी टाइप से वो गैल्वेनोमीटर हमारा हरकत करने लगेगा। कैसे, जैसे जैसे मैं इस जॉकी की सहायता से इस वायर को इसमें ए बी वाले वायर को टच कराऊंगा तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। ये जी वाले में, जी में मतलब धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, बी की तरफ भी करूंगा तब भी विक्षेप उत्पन्न होगा। लेकिन हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट मैं चुनूंगा, यहां पर एक ऐसा पॉइंट चुनूंगा, धीरे 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 मैं इधर लेते जाऊंगा, और ये जे पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, विक्षेप नहीं होगा, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां धारा नहीं बह रहा है, वहां धारा क्या है, नहीं बह रहा है। मतलब ये जो धारामापी है या ये जो सर्किट बना हुआ है, ये संतुलन की अवस्था में आ गया है। ये सर्किट जो है कौन सी अवस्था में आ गया है, संतुलन की अवस्था में आ गया है। इसमें यदि विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, जी में धारामापी में विक्षेप नहीं लग रहा है, तो क्या है, धारा नहीं बह रहा है। और धारा नहीं बह रहा है तो यहां जो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से लेकर जे पॉइंट के बीच जो विभवांतर होगा, ए पॉइंट से जे पॉइंट के बीच में, ठीक है, जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। वो विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मान के चलिए ए और जे के बीच, यहां पर ए व जे के बीच विभवांतर क्या है हमारा, भी है। विभवांतर क्या है हमारा, भी है। तो ये भी जो है ये क्या हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा हमारा कौन, ये हमारा भी।
ये हमारा भी, मतलब ए व जे के बीच जो विभवांतर है उसको हम भी से डिनोट कर रहा हूं। और ये जे पॉइंट जो है क्या है, संतुलन बिंदु है। ये जे पॉइंट को हम लोग क्या बिंदु बोलेंगे, संतुलन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा चीज आ गया है कि यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग इधर वो करेंगे तो विक्षेप उत्पन्न हो गया, इधर किए तो विक्षेप उत्पन्न हो गया। लेकिन ये जे पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर विक्षेप नहीं हो रहा है धारामापी में। तो वहां धारामापी में विक्षेप उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो विद्युत वाहक बल है, मैंने एक और चीज बताया था जब विद्युत वाहक बल पढ़ाया था, तो विद्युत वाहक बल और विभव का मान यहाँ पर बराबर हो गया है। विद्युत वाहक बल और विभव का मान बराबर हो गया है, जिसके कारण इसमें ये खुला परिपथ बन गया है। खुला परिपथ बनने के कारण इसमें धारा नहीं बहेगा, खुला परिपथ है मतलब, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, मान के चलिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, तो ई बराबर भी, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था K इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल, है ना। और यहां से लेकर A से लेकर J तक की जो लंबाई है, A से लेकर B तक की लंबाई L है, कैपिटल L, लेकिन A से लेकर J तक की लंबाई है L, ठीक है। तो यहां पर अब ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर V का फार्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू के एल, ठीक है, यहां पर K इंटू एल। तो ये हमारा क्या है, ये जो फार्मूला आया है यही हमारा विभवमापी का सिद्धांत का फार्मूला है, ठीक है। यही हमारा क्या है, विभवमापी के सिद्धांत का फार्मूला है। K यानी विभव प्रवणता, मैं यहां पर लिख दिया हूं, K यानी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, यदि हमें विभव प्रवणता ज्ञात है, लंबाई तो हम स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। यदि हमें विभव प्रवणता ज्ञात है तो सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा विभवमापी का सिद्धांत। अब विभवमापी के सिद्धांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे विभवमापी की सुग्राहिता। विभवमापी की सुग्राहिता, तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर विभवमापी की सुग्राहिता किसे कहेंगे, तो ये हमारा ये जो पॉइंट है वो संतुलन बिंदु है। क्या है, संतुलन बिंदु है। यहाँ पर संतुलन बिंदु इसलिए हम लोग है, यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा और ई और भी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग आगे खिसकाएंगे, इस पॉइंट को हम लोग आगे खिसकाते हैं, मान के चलिए हम लोग यहाँ पर खिसकाते हैं, तो क्या होगा, लंबाई जो है बढ़ जाएगा। ये जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा छोटा एल ले लेते हैं, ये एल जो है बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ेगा तो ये इसमें क्या, लंबाई यदि बढ़ता है, देख लीजिए, लंबाई यदि बढ़ता है, हम लोग इसको आगे खिसकाएंगे तो क्या होगा, वो सेंसिटिव हो जाएगा, अधिक सेंसिटिव हो जाएगा। मतलब सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, झंझनाहट, उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वो अधिक सुग्राही होगा। तो यहाँ पर लंबाई जैसे ही बढ़ाते हैं तो ये जो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभव प्रवणता कम हो जाता है। तो जिस भी बिंदु पर अल्प विद्युत वाहक बल और अल्प विभवांतर, जिस भी बिंदु पर हम लोग अल्प विद्युत वाहक बल या अल्प विभवांतर यथार्थ पूर्वक माप सकते हैं, उस हम लोग तब वो जो विभवमापी है, उस विभवमापी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवमापी की सुग्राहिता। तब विभवमापी क्या हो जाएगा, अधिक सुग्राही हो जाएगा, अधिक सुग्राही हो जाएगा। इसलिए हमेशा लंबे तार के लिए हम लोग लंबे तार यूज करते हैं, ठीक है। विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लंबे तार का यूज करते हैं। लंबे तार का यूज, तार की लंबाई बढ़ने से विभव प्रवणता कम हो जाता है, विभव प्रवणता कम होने से विभवमापी अधिक सुग्राही हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं विभवमापी की सुग्राहिता क्या है। तो जिस भी बिंदु पर विभवमापी के ये जो चौकी है, इस चौकी के जिस भी बिंदु पर आगे हम लोग जब भी पढ़ाएंगे, तो जिस बिंदु पर अल्प विद्युत वाहक बल या अल्प विभवांतर यथार्थ पूर्वक हम लोग नाप सकते हैं या माप सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग उस विभवमापी को या विभवमापी जो है वो क्या हो जाएगा, सुग्राही हो जाएगा। तो विभवमापी उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, अधिक सुग्राही
हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, तो सुग्राहिता जो है, विभवमापी की जो सुग्राहिता है वो किस पर डिपेंडेबल है, के पर। के यानी विभव प्रवणता, के यानी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता यदि कम होगा तो सुग्राहिता अधिक होगी, विभव प्रवणता यदि ज्यादा होगा तो सुग्राहिता कम होगा। ठीक है। और इसके बहुत सारे और चीज है जो निर्भर है। क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, पहला तो ये है कि तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। तार की लंबाई जो है यहाँ पर अधिक होनी चाहिए, तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। जो भी तार लेंगे हम लोग, उस तार का व्यास एक समान होना चाहिए, व्यास एक समान। ऐसे नहीं है कि आप लोग मतलब अलग अलग सामान के अलग अलग मोटाई के तार ले लेंगे, तो उस तार का जो व्यास है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि जो प्राथमिक का मतलब क्या है, हमारा ये वाला। तो ये प्राथमिक जो सेल है, इस सेल का विभव या विद्युत वाहक बल इस ये बोलना चाहिए कि C और E, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, ये सेल क्या है, ये प्राथमिक वाला चीज है और ये द्वितीयक वाला चीज है। तो प्राथमिक जो सर्किट पर जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक सर्किट में जो सेल लगा हुआ है या बैटरी लगा हुआ है उसके विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब C का मान इसमें अधिक, इसका विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए और इसका विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, नीचे वाले जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल कम होना चाहिए, तब वो अधिक सेंसिटिविटी उसमें अधिक सेंसिटिविटी आएगा। ठीक है। तो ये है हमारा विभवमापी की सुग्राहिता। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विभवमापी की सहायता से दो सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए हम लोग इसका वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे और बढ़ाते हैं इस वीडियो। तो यहाँ पर विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है और ये हमारे पास फिगर है। ये पहला वाला परिपथ है, प्राथमिक परिपथ ऊपर वाले को, जिसमें सेल और कुंजी और ये अपना रिहोस्टेट धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है। आप जब भी हम लोग को सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है तो उसको द्वितीयक परिपथ में ऐड करना है। द्वितीयक परिपथ में मैंने जैसे ऐड किया है, ये पहला सेल है E1 और ये दूसरा सेल है हमारा E2। ठीक है। जिसमें कुंजी लगा हुआ है K21 और K22। K21 और K22 दोनों सेम है, ये द्विमार्गी कुंजी है। यदि 1 वाले को हम लोग ऑन रखते हैं तो 2 वाला बंद रहेगा और यदि 2 वाले को हम लोग ऑन रखेंगे तो ये 1 वाला बंद रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें संतुलन बिंदु ज्ञात करेंगे, पहले सेल के लिए एक बार और दूसरे सेल के लिए एक बार संतुलन बिंदु ज्ञात करेंगे। फिर जो हमारा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे उसमें आएगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो विभवमापी के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं, विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पर विभवमापी का सिद्धांत E = KL कितना होता है ये जान लीजिएगा। E जो है विद्युत वाहक बल है, K है विभव प्रवणता, L है संतुलन बिंदु। तो मान के चलिए पहले सेल E1 के लिए A से संतुलन बिंदु J के बीच की दूरी क्या है, L1 है। तो यदि पहले सेल के लिए हम लोग A से संतुलन बिंदु J के बीच की दूरी क्या है, L1 ले लेते हैं मान के चलिए। ठीक है। माने L1 दूरी पर वो संतुलित होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तब विभवमापी का सिद्धांत से क्या हो जाएगा, तब विभवमापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E की जगह E1 और ये K और ये L1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सेल
E2 के लिए यदि निकालते हैं तो यहां पर सेम टू सेम इसको लिख देना है। यहां पर ये हो जाएगा A से J के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, L2 है, L2 हो जाएगा। यहां पर इसको आप लोग वर्ड में जमा के लिख लीजिएगा। तब विभवमापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ये हमारा E2 इक्वल टू हो जाएगा के L2। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें करना क्या है, ये इक्वेशन और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 इक्वल टू के L1 बाई के L2। यहां से के और के कट। यहां नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आएगा वो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2। ये क्या है, दो सेलों को विद्युत वाहक बलों का अनुपात है, ठीक है। और ये हमारे पास बचेगा L1 बाई L2। ये क्या है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल, पहले सेल का विद्युत वाहक बल का जो संतुलन बिंदु है L1 है, दूसरे सेल का संतुलन बिंदु क्या है, L2 है। तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, पहले सेल के संतुलन बिंदु के बीच की दूरी और दूसरे सेल के संतुलन बिंदु के बीच की दूरी के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग यदि L1 और L2 पता है तो हम लोग E1 और E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये समीकरण नंबर 3, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना रहेगा, ठीक है। तो विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको इस सर्किट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये सर्किट जो है पहले से मैं बता दिया हूं, जो भी आपको निकालना है उसको आपको द्वितीयक परिपथ में ऐड करना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, बॉक्स टाइप से रहता है, जिसमें ये जो है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, बिंदु, ठीक है, वो स्क्रू वाला रहता है। वो बॉक्स का मतलब एक स्क्रू वाला सिरा रहता है। उसको जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें उसके नीचे में जितना भी प्रतिरोध लिखा रहेगा वो उतना प्रतिरोध क्या करेगा, क्रिएट करता है। उतना प्रतिरोध, जैसे 10 ओम है, 10 ओम का है ये पहला वाला, तो ये 10 ओम क्रिएट करेगा इस परिपथ में, है ना। ये 5 का है तो 5 दूसरा वाला, तीसरा वाला यदि 15 का है तो 15 ओम का वो करेगा, ठीक है। 15 ओम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर तो रहेगा ही इसमें, ठीक है। तो यहां पर हम लोग निकालते हैं, मान के चलिए E सेल E, ये अपना सेल E के लिए A से संतुलन बिंदु J के बीच की दूरी बहुत ही सिंपल है, आपको यहीं पर निकालना है। संतुलन बिंदु आपको इसलिए निकालना है क्योंकि विभवमापी जो है विक्षेप विधि पर वर्क करता है, ठीक है। शून्य विक्षेप विधि इसमें इस्तेमाल होता है। तो बीच की दूरी क्या है, यहां पर L1 है। तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, यहां पर विभवमापी के सिद्धांत से, इसको लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं, चलिए। विभवमापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, यहां पर E इक्वल टू हो जाएगा हमारा के, देखिए L1, ये इक्वेशन 1, बहुत सिंपल। अब यदि हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पर विभवांतर जो है इसमें प्रतिरोध R निकालते हैं। मान के चलिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें हम लोग 10 ओम 5 ओम जितना भी ओम यदि प्रतिरोध उत्पन्न करना चाहेंगे तो
उनके सिरों पर क्या लग जाएगा, विभवांतर लग जाएगा। उनके सिरों पर क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, और वो विभवांतर क्या है, भी है। मान के चलिए विभवांतर क्या है, भी है। तो उसको कैसे मैं इस प्रकार से लिखूंगा, देखिए। तो ये तो बाहरी वाला प्रतिरोध है, प्रतिरोध R लगने पर विभवांतर भी क्या होता है, विभवांतर भी उत्पन्न हो तो A से संतुलन, कुल मिला के हमें संतुलन बिंदु पर ही काम करना है, J के बीच संतुलन के बीच की दूरी L2 है। तो विभव मापी के सिद्धांत से, यहां पर विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, क्या हो रहा है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो E है वो V बन जाएगा, और ये हो जाएगा K इंटू L2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये स्टेप से। ये देखिए V इक्वल टू E के जगह तो हमारा विद्युत वाहक बल वो विभवांतर में चेंज हो जाएगा, वो विभवांतर बन जाएगा, और ये K और ये L2, क्योंकि संतुलन बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी A से संतुलन बिंदु J के बीच की दूरी L2 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। जैसे कि हम लोग आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला पढ़ चुके हैं, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है मैंने निकाल के बताया है पिछले वाले वीडियो में, R इक्वल टू R E बाई V माइनस 1, यही ना होता है। R इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R ब्रैकेट में E बाई V माइनस 1 ब्रैकेट R। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है। इस फार्मूले में हमें इन दोनों E और V को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, कैपिटल R, ये अपना E बाई V, इसको मैं निकाल के आप लोग को पहले से ही बता चुका हूं, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R, यहां पर E क्या हो जाएगा, E का वैल्यू समीकरण 1 से K L1, ठीक है, और V का वैल्यू क्या हो जाएगा K L2, ठीक है, माइनस 1। ये अब यहां से K और K कटेगा तो बचेगा क्या, R इक्वल टू बचेगा कैपिटल R, और यहां पर L1 बाई L2 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है, और L1 और L2 क्या है, संतुलन बिंदु है। ठीक है, ये L1 जो है सेल के लिए है, E के लिए है, और ये L2 जो है ये हमारा विभवांतर के लिए है। विभवांतर उत्पन्न होगा तो उनके संतुलन बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला निकल गया। इसका विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमें समीकरण 3 निकालना पड़ेगा, और समीकरण 3 में यदि हमें बाह्य प्रतिरोध पता है, इसमें कितना प्रतिरोध लगाए हैं ये पता है, मान के चलिए इसमें प्रतिरोध हम लोग लगाए हैं 10 ओम, और दूरी पता चल गया कितना है, दूरी हमारा 20 कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, L2 हमारा 30 सेंटीमीटर है। इस टाइप से पता चल गया तो आप ये R के वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस R आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध को आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आप लोग को मैं बताऊंगा कि विभव मापी का यूज कहाँ कहाँ होता है। विभव मापी का यूज कहाँ कहाँ होता है। विभव मापी जो है वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक
क्या रहता है, श्रेष्ठ रहता है, अधिक श्रेष्ठ रहता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और विभव मापी और वोल्ट मीटर का जो अंतर है, अभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, सेट बी में 9वां नंबर को क्वेश्चन में, ठीक है। तो विभव मापी और वोल्ट मीटर का अंतर क्या क्या होता है, इसको भी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर विभव मापी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसको मैं बता दे रहा हूं। विभव मापी का देखिए, सेलों के 2 सेल हैं, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में पहले किया जाता है, इसको हम लोग व्यंजक के रूप में बता चुके हैं। दूसरा क्या है, यहां पर आंतरिक प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, आर, आंतरिक प्रतिरोध निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या होता है, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा क्या होता है, हमारा जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर और अमीटर के वैल्यू इसका, वोल्ट मीटर का वैल्यू और अमीटर का वैल्यू एक्चुअल में मतलब सही आया है कि नहीं, एक्यूरेट आया है कि नहीं, उसका पता लगाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसमें और एक तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल निकालने में, विद्युत वाहक बल कितना है इस सेल का, और ये अपना विभवांतर कितना है उसको ज्ञात भी कर सकते हैं, किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता। तो कौन कौन से कारण से विभव मापी जो है वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ कहलाता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान देना है कि वोल्ट मीटर से हम लोग जब विभवांतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, विभवांतर निकालते हैं, तो क्या करना पड़ता है, वोल्ट मीटर से क्या करना पड़ता है, धारा प्रवाहित करना पड़ता है। वोल्ट मीटर से हमें धारा प्रवाहित करना पड़ेगा, जिसके चलते क्या होता है, निश्चित धारा प्रवाहित करना पड़ता है, जिसके चलते हमारा विभवांतर पता चलता है कि इस धारा में जो विभवांतर कितना है वो, ठीक है। और वो जो वैल्यू रहता है, वो एक्चुअल जो विभवांतर का वैल्यू रहना चाहिए, वो एक्चुअल में नहीं हो पाता है, मतलब एकदम करेक्ट विभवांतर नहीं मिल पाता है। जितना धारा हम लोग निकाल रहे हैं उतना विभवांतर उसमें एक्यूरेट नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर यदि हम लोग विभव मापी की बात करेंगे, तो विभव मापी में तो पहले तो धारा नहीं ली जाती है, इसमें विद्युत धारा लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, संतुलन बिंदु निकालते हैं, जो मैंने चित्र के अनुसार से आप लोग को इसके पहले वाले व्यंजक और विभव मापी के सिद्धांत में बता दिया है। संतुलन बिंदु हम लोग निकालते हैं, और संतुलन बिंदु निकालना बहुत आसान है, ठीक है। संतुलन बिंदु बहुत आसान है, और इसमें वैल्यू जो है मतलब एक्यूरेट नहीं आ पाता है, जिसके कारण ये विभव मापी जो है वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ कहलाता है। दूसरा कंडीशन ये भी है कि वोल्ट मीटर में विक्षेप विधि का यूज करते हैं, और लेकिन वोल्ट मीटर में विक्षेप विधि का यूज करते हैं, और विभव मापी में क्या ज्ञात करते हैं, शून्य विक्षेप विधि से विभवांतर निकालते हैं, ठीक है। ये देख, वोल्ट मीटर में विभवांतर निकालते समय विक्षेप विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। विक्षेप विधि में होता क्या है कि उसके संकेतक को पढ़ने में त्रुटि हो सकता है विक्षेप विधि में, लेकिन शून्य विक्षेप विधि में नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग मानेंगे त्रुटि भी होगा तो बहुत कम होगा, रेयर केस में होगा। तो विभव मापी में शून्य विक्षेप विधि का इस्तेमाल करते हैं। शून्य विक्षेप विधि यानी संतुलन बिंदु हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसी कारण विभव मापी जो है वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ कहलाता है। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है, यहाँ पर तीसरा चीज ये है कि
विभवमापी में देखिए, विभवमापी में बहुत सारे उपयोग लाए जाते हैं। जैसे ये उपयोग है ना, ये हमारा ये इसके उपयोग हो गए। सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, दो प्रतिरोधों की तुलना, वोल्टमीटर अमीटर का मतलब वैल्यू एक्यूरेट आया है कि नहीं, विद्युत वाहक बल निकालने में, विभवांतर निकालने में इसका उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। अब यहाँ पर मतलब अगर हम लोग इसी को वोल्टमीटर ले लेते हैं तो वोल्टमीटर में विद्युत वाहक बल इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, विद्युत वाहक बल यानी ई और भी यानी विभवांतर, ये दोनों चीज निकालने में वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू और विभवमापी का वैल्यू में अंतर पाया जाता है। विभवमापी जो है करेक्ट वैल्यू बताता है, और वोल्टमीटर जो है थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण विभवमापी जो है वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। और यही श्रेष्ठता उसके अंतर को दर्शाता है, यही श्रेष्ठता उसके अंतर को भी बतलाता है। तो इसको अंतर में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को देखते जाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और सपोर्ट करिए मेरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरा, यदि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बतला सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।